25 लाशें एपिसोड 29। बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक रहस्यमयी साया उस जगह खड़ा था जहां सोने का मुखौटा दफनाया गया था। मैंने सोचा था कि गिरीश अपने कार्यों द्वारा दुनिया को जीतने में मुझे कामयाब करेगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हा 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 हा। रहस्यमयी साया एक गुप्त गुफा की ओर मुखौटा लेकर आया। लो, इस मुखौटे को गला दो। हा 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 हा। इस मुखौटे में 25 आत्माओं का वास है। इसने इतना हाहाकार मचा दिया था। अब मैं इसे 25 भागों में विभाजित करके उनसे 25 अलग अलग वस्तुएं बनाऊंगा, जैसे कुंडल, अंगूठी, गिलास, चेन, कंगन, और हर आत्मा को अलग अलग वस्तु में भेजूंगा। फिर मैं देखता हूँ मुझे इस दुनिया पर राज करने से कौन रोक सकता है। अब मैं इन सभी वस्तुओं को अलग अलग भेजने का प्रबंध करता हूँ। थोड़ी देर बाद उसे गुफा के पास एक कुत्ता आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोने की अंगूठी कुत्ते के सामने फेंक दी। कुत्ता उसे निगल गया। फिर अंधेरी रात में वह कुंडलों की छोटी सी पोटली में डालकर नर्मदा नदी में बहा देता है। वह पोटली पानी के साथ बहते हुए नदी के तट के पास तैरने लगती है। अगली सुबह उस नदी के तट पर एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। तभी उसे वह पोटली दिखाई दी। अरे वाह, इतने सुंदर कुंडल सोने के लग रहे हैं। घर जाकर कविता को दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। बहुत बढ़िया शेखर, तेरी तो लॉटरी लग गई। वह दौड़कर घर गया और अपनी बीवी कविता को दिखाने लगा। कविता खुश होकर कुंडलों को देखने लगी, पर उन्हें क्या पता था कि वे कुंडल शापित थे। और दूसरी तरफ साहिल, नताशा, तानिया, करीम, विशाल गोवा के बीच पर वॉलीबॉल खेल रहे थे। सभी बहुत खुश थे। उनकी आपस में बातचीत भी चल रही थी। चलो अच्छा है, बला टली। कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी, लेकिन अब सब अच्छा होगा। हाँ, भगवान करे सब अच्छा ही हो। अब तो मैं एमएस करने विदेश जाने वाला हूँ। तुम सबको भी अपने प्लेसमेंट पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर बाद सभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। सबके हाथ में जूस का ग्लास था। भगवान करे अब दोबारा इस तरह की मुसीबत ना आए। लेकिन वो सब सच से अनजान थे। मुसीबत आने की शुरुआत हो चुकी थी। इधर दूसरी तरफ अगली शाम को शेखर मछलियाँ पकड़ने गया था। शेखर कितनी सुंदर कुंडल लाया है। मन कर रहा है कि यूं ही आईने के सामने खड़ी रहकर खुद को देखती रहूं। तभी उसने आईने में उसका नहीं बल्कि किसी दूसरी औरत का चेहरा देखा, जो उसे घूर कर देख रही थी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। शायद मेरा भ्रम होगा। कुछ देर बाद, अरे शेखर के आने का समय हो गया है, जल्दी से रोटियां सेक लूं। तभी अचानक उस अंगठी में से एक हाथ बाहर आता है। कविता बहुत घबरा जाती है और थोड़ी पीछे सरक जाती है। देखते देखते पूरा शरीर बाहर निकलता है। उस रूह का पूरा शरीर जला हुआ था। आंखें लाल, बड़े बड़े नाखून थे। कविता की तो आवाज़ ही बंद हो जाती है। वह रूह उसका गला दबोच लेती है। कविता के पैर अंगठी को लग गए। ऊपर से फांसी का फंदा उस तरफ आ रहा था। पूरे घर में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। चीख सुनकर और आग देखकर गांव के सभी लोग भागकर आए। तभी शेखर भी घर लौटा और उसने देखा कि उसका पूरा घर जल चुका था। वह दौड़कर पहुंचा और उसने गांव वालों से पूछा, क्या हुआ? मेरे घर में आग कैसे लगी? और कविता कविता कहाँ है? पता नहीं बेटा, जब हम आए तो ये भीषण आग फैल चुकी थी। आग लगभग बुझ चुकी थी। कविता का जला हुआ शरीर फांसी पर लटका हुआ था। शेखर अपने सिर पर हाथ रखकर रो रहा था। कहानी आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।